उनका यश और वैभव समृद्धि उनके साथ चलती है। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक, सामान्य विधायक जिसे आग्रह बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। हमारी ऋषि परंपरा के स्वरूप के रूप में बहुत सारे ऋषि मुनि आचार्यगण यहाँ विद्यमान हैं। सर्वप्रथम मैं उन्हें उनके मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान या हमारे जितने भी आराध्य हैं, उनका आप जब जीवन के विषय में जानकारी लेंगे तो बाल्यकाल में रात बातचीत क्यों कर रहे हैं भाई? बाल्यकाल में राजभवन छोड़ के उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाना होता था। प्रभु राम भी द्रोणाचार्य जी के आश्रम में गए, तब जाके वो धनुर्विद्या उन्हें पाई। वो चाहते तो द्रोणाचार्य जी राजभवन में आ सकते थे, लेकिन ये परंपरा हमारी नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में, संस्कृति सभ्यता में हमने ऋषियों को, मुनियों को, गुरुओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। इसीलिए भारतवर्ष जो है लंबे समय तक विश्व गुरु बना रहा। हमारे विश्व गुरु से नीचे आके पतन का जो कारण हम देख पाते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिएगा ये कोई भौतिक संसाधनों से पतन नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ से लेके महर्षि कपिल जी से लेके चाणक्य और श्रवण, नागार्जुन, महर्षि दधीची, इन सबका अध्ययन कीजिए, फिर भी बातचीत हो रही है। आप पाएंगे शस्त्र और शास्त्र दोनों का एक साथ पारंगत भी थे और उनके आश्रम में पाठ्यक्रम के माध्यम से वो अपने शिष्य तैयार करने का काम करते। द्रोणाचार्य जी के पास जब प्रभु राम गए और वहां से उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, ऐसे ही प्रभु कृष्ण भगवान कहाँ, कौन सा आश्रम है उज्जैन का? संदीपनी। हम बहुत गौरवशाली हैं। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में प्रभु कृष्ण ने शिक्षा पाई। तो ये हमारे यहाँ कहा है कि इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान। ऋषियों ने आवश्यकता पड़ने पर बलिदान भी दिया। अपने हड्डियों से दधीची है वज्र बनाया, आवश्यकता थी, देश के लिए कुर्बानी दी, समाज के लिए कुर्बानी दी। इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान, और इन्हीं के वंशज आज चले हैं करने को इसका निर्माण। कर्म पंथ पर आज सभी को गीता ज्ञान बुलाता है। भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है।
इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो ज्ञान विज्ञान के साथ हमें यहाँ जो आज का विषय है कौशल उन्नयन, हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। इसके पहले आपने कभी सुना होगा क्या कि देश के अंदर कौशल उन्नयन का एक विभाग बन गया? ये आज की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि हमारे मोहल्ले में भी कुम्हार जाति के लोग जो हैं अभी भी, अब तो मोटराइज्ड उनकी वो आ गया है, उससे वो बर्तन बनाते हैं, उससे वो गमले बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। लेकिन उनके कौशल उन्नयन का काम अगर किया होता तो पता नहीं मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ कास्ट यानी बाड़ीगिरी का काम करने वाले, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, प्रासंगिक लगा इसलिए एकदम ध्यान आ गया। हमारे परिवार में उस समय भारतीय गाड़ियां नहीं बनती थी, जो गाड़ियां होती थी बाहर से ही आती थी। तो फोर्ड कंपनी की एक गाड़ी थी। अब वो गाड़ी पूरी की पूरी लकड़ी की बनी थी। आप कल्पना कीजिए कि उसके जो पिस्टन थे, वो पिस्टन भारत में मिले नहीं, विदेश से मंगाने में उसका बहुत खर्चा आ रहा था। क्या किया जाए? तो मोहल्ले के जो कारीगर होते ना, कारपेंटर, वो कुछ लोग पिताजी के समकालीन थे। हमारे पिताजी को दाऊ दाऊ बोलते सब। दाऊ जी कुछ नहीं, अपन देखा थे बनाते। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक सप्ताह के अंदर सेम पिस्टन उन्होंने बना के वो गाड़ी को चालू कर दिया था। ये है हमारे यहाँ की कला। ये उस समय है जब कौशल प्रबंधन नहीं है, कौशल उन्नयन नहीं है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी नींव रखी, मुझे विश्वास हो गया था इस देश का युवा अब बेरोजगार नहीं रहेगा। आप देखिएगा, हमारी भारतीय संस्कृति में नौकरी को सबसे तुच्छ माना है, अच्छा नहीं मानते। अच्छे घरों के लोग, अच्छे घर के नौजवान बेटा बेटी जो हैं, नौकरी करने अगर कोई जाता था तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को हे दृष्टि से देखते थे। आज जीवन का उद्देश्य बन गया है, पढ़ाई करना है, नौकरी पाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है, उत्तम खेती मध्यम वाण। सर्वश्रेष्ठ काम खेती का है, कृषि है, एक नंबर पे। मध्यम वाण मतलब वाणिज्य, व्यापार। उत्तम खेती मध्यम वाण, नीच चाकरी। चाकरी समझ गए ना? नीच चाकरी। और चौथे नंबर पे है भीख निदान। अगर चाकरी भी नहीं मिली तो जाके भीख मांगा जा सकता है। हमने कभी भी नौकरी को प्राथमिकता के साथ नहीं रखा। हमने सदैव इस भारतवर्ष में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के व्यापार के लिए। तभी आप देखिएगा कि हमारे यहाँ का वस्त्र उद्योग जब पूरे के पूरे दुनिया में, इंग्लैंड का कौन सा वो शहर है, मैनचेस्टर, लंकाशायर, मैनचेस्टर का कपड़ा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन उस समय तो ढाका हमारा देश का हिस्सा था। हमारे ढाका की मलमल का कोई सानी नहीं था। हमारे यहाँ कपड़े से लेके, हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, मसालों से लेके इतनी तमाम चीजें थी जो एक्सपोर्ट होती थी।
ये कोई नौकरी से पाई नहीं जा सकती। मैं आप सबको आज की इस कार्यशाला में अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन का लक्ष्य नौकरी तक सीमित मत रखिए। आप भी कोई ना कोई उपक्रम उद्यम शुरू करने का विचार रखिए और उसके माध्यम से आपके माध्यम से आप उसके निमित्त बने, आप सहयोगी बने और आपके माध्यम से अनेक लोग नौकरी पाएं। आप नौकरी करने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए। आप एम्प्लॉय नहीं, आप एम्प्लॉयर बनिए। और ये कौशल संवर्धन जो है उसी दिशा में आपको और भी सक्षम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं भाई। हमारे सुनील देसाई जी यहाँ बैठे हैं, ITI के प्राचार्य हैं। या तो इनके समय की बात है, इनके पूर्व की बात होगी। एक कोर्स करने के लिए कभी कल्पना नहीं होगी, अपने घर की जो बाइयां होती ना, कपड़े धोने वाली, आजकल तो वॉशिंग मशीन है, लेकिन वॉशिंग मशीन कैसे ऑपरेट होगी ये उन्हें नहीं मालूम होता है। पूरी की पूरी कुकिंग रेंज आप किचन में देखिएगा। मॉड्यूलर किचन आ गए हैं, अब पुराने वाले किचन नहीं रह गए। अब मॉड्यूलर किचन में वो क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव, ओवन, ये वो बेचारे नहीं चला पाते। उसकी वजह से कभी कोई चीज जल जाती है, कभी कच्ची रह जाती है तो झिड़की खानी पड़ती है। हर चीज मैकेनाइज्ड हो गई। एक कोर्स करवाया 150 महिलाएं, कामकाजी महिलाओं का, और 15 दिन का कोर्स करने के बाद उनका जब वो वापस अपने काम पे पहुंची, बहन जी मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात कराऊं, 15 दिन बाद जब काम पे पहुंची तो उनके जो मालकन थी, गृहिणी थी घर की, वो हैरान थी कि तुम्हें ये क्या हो गया, तुम कहाँ से ये सीख के आई। उन्होंने बताया कि ITI से सीख के आए हम। उनकी पगार 2 महीने के अंदर 1.5 गुनी हो गई, 1.5 टाइम्स। अगर 2000 थी तो 3500 मिल रही थी, 3000 सॉरी। तो ये परिवर्तन कैसे आया? ये कौशल प्रबंधन से आया। और ये प्रबंधन के माध्यम से अगर उनकी जीवन शैली बदल सकती है तो ये युवा साथी बैठे हैं, देश का भविष्य है, ये देश को गढ़ने का काम करने वाले हैं। ये आज देश की आशाओं के केंद्र बिंदु हैं। ये आज अगर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है तो युवा साथियों की दम पे है। आज हमारे युवा साथी अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो उनके जो निजी डॉक्टर्स अगर 10 हैं, 10 में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। अगर नासा में जो सीनियर साइंटिस्ट की आप गणना करेंगे उसमें मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट कहाँ के हैं? भारतवर्ष के हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं। आप देखिए ना, उन्हें फिर अल्टीमेटली कल्पना चावला से ही काम चलाना पड़ा। उनके यहाँ भी तो लोग थे, पॉपुलेशन इतनी कम तो नहीं है। अल्टीमेटली आप देखिएगा ये भारतीय ब्रेन जो है ये सबसे फर्टाइल ब्रेन है। इससे ज़्यादा फर्टाइल ब्रेन नहीं हो सकता। और अगर हम लेकिन अगर किसी चीज़ का आप कमतर इस्तेमाल करेंगे, अरे जाने दो भैया, कम इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ धीमे धीमे अपनी उतनी ही कैपेसिटी से काम करने लगेगी। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। कहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरम बात, जिन खर्चे तिन बढ़े, बिन खर्चे
तो ये इस्तेमाल आपको करना है। मैं आज आप सबको एक बार पुनः अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पे क्षमा करिएगा कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में अतिरिक्त संचालक मैडम डॉक्टर रेखा वरेठिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सम्मानीय कुल सचिव रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय, सम्मानीय हमारी बहन डॉक्टर शक्ति जैन जी हैं, हमारे SBN विश्वविद्यालय के सम्मानीय अजय जी हैं, आज के मुख्य वक्ता के रूप में सम्मानीय श्री राम परिहार जी हैं। जोरदार ताली बजा के हम अपने मुख्य कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सम्मानीय अमर जी, सम्मानीय टीकाराम त्रिपाठी जी और वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, सम्मानीय असरार मियाँ, हमारी बहन जी शरद सिंह जी। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक अंतिम सलाह देके जा रहा हूं। इसको आप प्रयोगशाला मानिए, इसको आप सजा देने के लिए क्या बोलते हैं, ये पनिशमेंट के रूप में मत लीजिए। आपने अगर इसको पनिशमेंट के रूप में लिया तो आप यहाँ से कुछ पा नहीं पाएंगे। अगर आप इसको प्रयोगशाला के रूप में लेते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आमूल चूक परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से आपको भविष्य में ये सब चीज़ें, मैंने तो एक अपने अनुभव की कुछ बात कही, लेकिन मुख्य वक्ता के रूप में सम्मानीय श्री राम जी इस विषय को रखेंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूं और इस अच्छे कार्यक्रम के लिए हमारे सुनील जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे बंटी शर्मा जी हमारे जन भागीदारी के सम्मानीय अध्यक्ष मेरे लघु भ्राता हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।